करने जा रहे हैं। तो टॉपिक हम लोगों का उद्देशिका ही होगा, और उद्देशिका में हम लोग पंथ निरपेक्षता तक चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग लोकतंत्र की चर्चा करेंगे, डेमोक्रेसी की चर्चा करेंगे। जो अगला स्वरूप है वो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। क्या होती है डेमोक्रेसी और किस तरीके से डेमोक्रेसी यूज़ की गई है हमारे यहाँ, इसके बारे में हम लोग एक चर्चा करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा धीरे धीरे आज बोलेंगे, फीवर है मुझे, बुखार है, तो थोड़ी सी स्पीड धीमी रहेगी, बहुत तेज़ आवाज़ नहीं निकलेगी, तो मैनेज कीजिएगा। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन की सबसे अच्छी परिभाषा है डेमोक्रेसी की, कि लोकतंत्र का अर्थ है लोगों की सरकार, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा सरकार। इसका अर्थ यह है कि यह ऐसी सरकार है जो लोगों के द्वारा, यह ऐसी शासन प्रणाली है जो लोगों के द्वारा बनाई और चलाई जाती है। इसी को हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं ना। डेमो मतलब लोग, और क्रेसी मतलब शासन। दो तरीके का शासन हो सकता है, शासन प्रणालियाँ दो तरीके की हो सकती हैं मोटे तौर पर, वैसे तो अलग अलग वर्गीकरण किया जा सकता है। एक तंत्र यानी मोनोक्रेसी, इसको कहते हैं एक व्यक्ति का शासन, तो एक व्यक्ति का शासन मोनोक्रेसी है। और दूसरा है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमो मतलब लोग और क्रेसी मतलब शासन। तो मोनोक्रेसी, मोनो मतलब एक, तो मोनोक्रेसी कहती है एक व्यक्ति का शासन होगा, डेमोक्रेसी कहती है सभी व्यक्तियों का शासन होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सभी व्यक्तियों का शासन होगा। यानी यह ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सभी मिलकर सरकार बनाते और चलाते हैं। तो ऐसी शासन प्रणाली को सभी व्यक्तियों का शासन यानी डेमोक्रेसी कहते हैं। जाहिर सी बात है कि जब सभी व्यक्तियों का शासन है तो यह लोगों की भागीदारी पर निर्भर है। लोगों की भागीदारी जितनी मजबूत होगी उतना ही लोकतंत्र सफल होगा, क्योंकि लोग जितनी लोकप्रिय तरीके से भागीदारी निभाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र है तो लोगों की सरकार है। इसका अर्थ यह हुआ कि सारी सत्ता लोगों के हाथ में नहीं है, सर्वोच्च शक्ति लोगों के हाथ में नहीं है। इसको कहते हैं लोक संप्रभुता का सिद्धांत, कि लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति लोगों के हाथों में निहित होती है। लोक संप्रभुता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पीपल्स सॉवरेंटी। तो लोक संप्रभुता का सिद्धांत कहते हैं इसे, डॉक्ट्रिन ऑफ पीपल्स सॉवरेंटी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च शक्ति लोगों के हाथों में निहित है। तो लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों के हाथों में निहित होती है। इसका मतलब है लोग ही सरकार बनाएंगे और चलाएंगे। तो लोग कैसे बनाएंगे और चलाएंगे? सारे लोग अगर दिल्ली आ जाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, अपनी भागीदारी निभाते हैं, लोगों की भागीदारी से चलने वाली व्यवस्था है ये। अब भागीदारी कैसे निभाते हैं? एक तो सीधी भागीदारी है कि सीधी भागीदारी के माध्यम से शासन किया जाए, इसको हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जनसंख्या कम हो तो इसका पालन हो सकता है, हर देश की जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए इसका पालन नहीं हो पाता। हाँ, ये बात अवश्य है कि कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसे तौर तरीके अपना रखे हैं जिससे वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का लाभ ले लेते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है, अमेरिका के 13 राज्य हैं, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेनिफिट ले लेते हैं। इसका अर्थ है लोगों की सीधी भागीदारी सरकार चलाने में सुनिश्चित कर लेते हैं, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेनिफिट प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज विश्व में संभव नहीं है, क्योंकि जनसंख्या अधिक बढ़ चुकी है। इसलिए जो तरीका है डेमोक्रेसी का वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस सभी देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है, अगर लोकतंत्र को हम कहें तो दो भागों में बढ़ जाता है। एक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब है लोग सीधी भागीदारी से शासन चलाएं, संभव नहीं है। दूसरा है इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का अर्थ है कि लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उनके प्रतिनिधि लोगों की ओर से शासन करते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो हम अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है तो हम अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, और वही प्रतिनिधि हमारे लिए सरकार बनाते और चलाते हैं, वही प्रतिनिधि ही हमारे लिए सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो इसको हम प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी कहते हैं। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसको प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, क्योंकि लोग अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो कैसे शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, वो अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, प्रेसिडेंशियल क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। तो इस तरीके से ये जनता के माध्यम से सरकारें बनाई और चलाई जाती हैं। भारत में भी स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र अपनाना था, इसमें कोई संशय नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन अब भारत में लोकतंत्र कितना सफल रहा है, प्रश्न ये उत्पन्न होता है। हम लोग लोकतंत्र की सफलता इस बात पर मापते हैं कि लोग कितनी प्रभावी तरीके से, कितनी गुणवत्ता प्रधान तरीके से शासन करने में अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगर लोग अधिक गुणवत्ता प्रधान तरीके से अपनी भागीदारी निभाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, लोकतंत्र सफल है। भारत में अगर इस पैटर्न के आधार पर देखें तो लोग निर्वाचनों में अपनी भागीदारी तो निभाते हैं, हालांकि वो भागीदारी कम है और वो भागीदारी बहुत सकारात्मक भी नहीं है, क्योंकि निर्वाचनों में जब हम वोट देते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि देश का हित कितना होगा, समाज का हित कितना होगा। हम इसके बजाय देखते हैं कि हमारा स्वार्थ कितना पूरा होगा। जाति, धर्म, तरह तरह के प्रलोभनों के आधार पर वोट देने का प्रचलन है। तो एक तरीके से कहें तो लोकतांत्रिक मर्यादा के विपरीत है यह बात कि आप वोट देने में निगेटिव पैटर्न का यूज करते हैं। इसके अलावा शासन चलाने में सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई है लोगों की हर स्टेज पर, इसलिए भी शासन और प्रशासन के हर स्तर पर समस्या उत्पन्न होती है भागीदारी के संबंध में। इसके अलावा भी हमने कोई भी संस्थागत सुधार ऐसे नहीं किए हैं, क्योंकि अंग्रेजी काल की शासन प्रणाली है, अंग्रेजी काल के कानून, अंग्रेजी काल की कार्य प्रणालियाँ, वे प्रणालियाँ जनता को दूर रखने वाली थी, जिससे कि ब्रिटिश राज कायम रहे। अब ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो चुकी है, हमें वो कार्य प्रणालियाँ, वो नियम खत्म कर देने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी वे जीवित हैं, क्योंकि पहली सरकार से ही इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। ब्रिटेन की सरकार ने जो नियम बनाए थे वो गुलामी बनी रहे इसके लिए नियम बनाए थे, तो वो लोकतांत्रिक परिवेश के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। सरल भाषा में कहें तो प्रशासन में खुलापन आना चाहिए, शासन में खुलापन आना चाहिए, और अधिकारियों को, नेताओं को हमारे पर जवाबदेह होना चाहिए। मोटी मोटी भाषा में अगर हम बात करें तो ये दोनों हमारे शासन प्रशासन में मिसिंग फैक्ट हैं।
और यही कारण है कि लोकतंत्र को हम सफल तो है हमारा लोकतंत्र। अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सब देशों से तुलना करोगे, म्यांमार, तो हमारा लोकतंत्र तो बहुत सफल है। लेकिन अगर एक लोकतंत्र की आइडियल स्टेज देखना चाहते हो या लोकतंत्र को एक मानक के रूप में हम समझना चाहते हैं, तो अभी हमें लंबी दूरी चलनी शेष है। इसके लिए हमें लोगों को जागरूक बनाना होगा और लोगों में जो बुद्धि कौशल है, लोगों में जागरूकता का स्तर है, वो हमें बढ़ाना होगा, चरित्र का स्तर बढ़ाना होगा। अगर लोगों का चरित्र अच्छा होगा तो लोग देश के बारे में सोचेंगे, चरित्र अच्छा नहीं होगा तो स्वार्थ के बारे में सोचेंगे। तो लोगों के चारित्र को उत्थान करने की जरूरत है, लोगों को बुद्धिमान बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर व्यक्ति बुद्धिमान होगा तभी देश के बारे में सोचेगा। अगर व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होगा, संकीर्ण मस्तिष्क का होगा, तो फिर वो केवल अपने स्वार्थ के विषय में सोचेगा। बुद्धिमान होने का आशय केवल पढ़ा लिखा होना नहीं है। यहाँ बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो आतंकी हैं, बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो नक्सली हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे लोग हैं जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की मदद करते हैं। तो यहाँ केवल पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, यहाँ व्यक्ति का बुद्धिमान होना जरूरी है, इंटेलेक्ट होना जरूरी है, बुद्धि कौशल होना जरूरी है। ये कैसे आएगा? इसके लिए हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नैतिकता से युक्त शिक्षा की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी आएगा, इसके बिना नहीं आएगा। तो ये आवश्यक तत्व है इसके लिए। तो लिख लो थोड़ा सा, पहले लोकतंत्र लिखो, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। लिखो, लोकतंत्र का आशय लोगों का शासन है। लोकतंत्र का आशय लोगों का शासन। यह एक लोकप्रिय शासन पद्धति है। यह एक लोकप्रिय शासन पद्धति है जो लोक संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जो लोक संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकप्रिय शासन पद्धति है जो लोक संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है, यानी इस सिद्धांत का अर्थ है, इस सिद्धांत का अर्थ है कि सर्वोच्च शक्ति, इस सिद्धांत का अर्थ है कि सर्वोच्च शक्ति लोगों में निहित होती है। सर्वोच्च शक्ति लोगों में निहित होती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों के द्वारा सरकार। लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों के द्वारा सरकार। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यह भागीदारी पर आधारित शासन व्यवस्था है। यह भागीदारी पर आधारित शासन व्यवस्था है। पैरा चेंज करके लिखो, लोकतंत्र की सफलता, लोकतंत्र की सफलता लोगों की भागीदारी की मात्रा और गुणवत्ता पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता लोगों की गुणवत्ता की मात्रा और भागीदारी पर निर्भर करती है। और लोगों की भागीदारी, लोगों की भागीदारी लोगों की बुद्धि, विवेक, व्यक्तित्व और चरित्र के गुणों पर निर्भर करती है। और चरित्र के गुणों पर निर्भर करती है। वर्तमान समय में प्रातिनिधिक लोकतंत्र को ही अपनाया जाता रहा है। प्रातिनिधिक अर्थात अप्रत्यक्ष, प्रातिनिधिक अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही अपनाया जाता रहा है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। जनसंख्या अधिक होने के कारण, जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू करना कठिन हो चुका है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू करना कठिन हो चुका है। फिर भी कुछ देश, फिर भी कुछ देश जनमत संग्रह, लोगों की भागीदारी की पहल, जनमत संग्रह, लोगों की भागीदारी की पहल आदि तरीकों को अपनाकर, आदि तरीकों को अपनाकर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब लिखो समीक्षा, समीक्षा लिखो, लोकतंत्र की समीक्षा। भारत में, भारत में समीक्षा लिखो। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अनेक लोकतंत्रों की तुलना में सफल भी है, और अनेक लोकतंत्रों की तुलना में सफल भी है। किंतु निम्नलिखित घटक या निम्नलिखित कारक, किंतु निम्नलिखित घटक इसकी सफलता को बाधित करते हैं। निम्नलिखित घटक इसकी सफलता को बाधित करते हैं। डैश, पहला पॉइंट लिखो, लोगों में पर्याप्त जागरूकता का अभाव, लोगों में पर्याप्त जागरूकता का अभाव। दूसरा, शासन प्रशासन के स्तरों पर लोगों की प्रभावी भागीदारी का अभाव, शासन प्रशासन के स्तर पर लोगों की प्रभावी भागीदारी का अभाव। अगला, ब्रिटिशकालीन कानूनों, कार्यप्रणालियों की उपस्थिति, ब्रिटिशकालीन कानून और कार्यप्रणालियों की उपस्थिति जो भागीदारी को हतोत्साहित करती है,
जो भागीदारी को हतोत्साहित करती है, कमजोर करती है या हतोत्साहित करती है। अगला पॉइंट, निर्वाचन संबंधी सुधार का अभाव, निर्वाचन संबंधी सुधार का अभाव। और नेक्स्ट, राजनीतिक पतन, राजनीतिक पतन। पैरा चेंज करके लिखो। सामान्यतः लोगों की भागीदारी, सामान्यतः लोगों की भागीदारी निर्वाचनों तक ही अधिक सीमित रही है, निर्वाचनों तक ही अधिक सीमित रही है, और वह भी अधिकांशतः जाति, धर्म, प्रलोभन जैसे संकीर्ण आधारों पर केंद्रित रही है, और वह भी जाति, धर्म और प्रलोभनों जैसे संकीर्ण आधारों पर केंद्रित रही। अतः कठोर सुधार करने होंगे और जनता को जागरूक बनाना होगा, कठोर सुधार करने होंगे और जनता को जागरूक बनाना होगा, तभी लोकतंत्र अधिक सफल हो सकेगा, तभी लोकतंत्र अधिक सफल हो सकेगा। जो स्वरूप का अंतिम शब्द है वह है गणराज्य, रिपब्लिक। तो राज व्यवस्था का जो स्वरूप है, किस आधार पर? राष्ट्र का मुखिया कौन होगा, राष्ट्राध्यक्ष के आधार पर कि राष्ट्र का मुखिया कौन होगा। ये दो तरीके का स्वरूप होता है, एक को कहते हैं राजतंत्र, मोनार्की, और दूसरा होता है गणतंत्र या गणराज्य। हिंदी में कई अनुवाद कर सकते हैं आप, रिपब्लिक। राष्ट्र का मुखिया, हमारे यहाँ राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति, ब्रिटेन में राष्ट्र का मुखिया ताज। तो राष्ट्र का मुखिया कौन होगा, इस आधार पर जो राज व्यवस्था का स्वरूप है वो राजतंत्र या गणतंत्र में बढ़ता है। राजतंत्र उसे कहते हैं जहां राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत हो। इसका मतलब है कि एक ही परिवार का व्यक्ति राजा बनेगा, राजा राष्ट्र का मुखिया होगा, राजा राष्ट्र का मुखिया होगा, और एक ही परिवार का व्यक्ति राजा बन सकता है, एक से अधिक परिवार का व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। तो राजा एक ही परिवार का व्यक्ति बनेगा, इसी को राजतंत्र कहते हैं, इसी को मोनार्की कहते हैं। जैसे ब्रिटेन, तो परिवारवाद है, वंशवाद है, आप ऐसा कह सकते हो कि परिवारवाद है, वंशवाद है। जो राजा का पद है एक परिवार के लिए आरक्षित है, योग्य हो ना हो कोई मतलब नहीं, उसी परिवार का व्यक्ति बनेगा। जबकि गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां राष्ट्राध्यक्ष किसी भी परिवार का व्यक्ति बन सकता है। अब किसी भी परिवार का व्यक्ति कैसे बनेगा, अगर बनना चाहेगा तो किसी भी परिवार का व्यक्ति तभी बन सकता है जब जनता उसे चुन ले, और जनता उसे कब तक के लिए चुन ले, अगर हमेशा के लिए चुन ले तो फिर वही बात हो गई, तो एक निश्चित अवधि के लिए चुन ले। तो गणराज्य का अर्थ है, गणतंत्र का आशय है जहां राष्ट्राध्यक्ष एक निश्चित अवधि के लिए, सीमित अवधि या निश्चित अवधि के लिए, फिक्स टर्म के लिए, जहां राष्ट्राध्यक्ष एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा निर्वाचित होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। जैसे भारत, फ्रांस, अमेरिका इत्यादि, ये सब देश गणतंत्र हैं, रिपब्लिक हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका चुनाव होता है। तो इस तरीके से ये 5 स्वरूप हैं जिसे उद्देशिका में अपनाया गया है। अब इन 5 स्वरूपों के बाद हम लोगों ने उद्देशिका में पढ़ा था उद्देश्य, कि राज व्यवस्था या संविधान के उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य हैं? पहला है न्याय। न्याय में भी कैसा है? 3 तरीके का न्याय है। सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, आर्थिक न्याय है, इकोनॉमिक जस्टिस है, और राजनीतिक न्याय है। पॉलिटिकल जस्टिस है। 3 तरीके का न्याय है जो उद्देशिका में दिया गया है कि भाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए, स्वतंत्रता के लिए, समता के लिए, बंधुता के लिए। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में जो भी भेदभाव है, अन्याय है और शोषणकारी परिस्थितियां हैं, इन सब का अंत हो, इन सब का अंत किया जाए, तो वो सामाजिक न्याय कहलाता है, सोशल जस्टिस कहलाता है। कि समाज में सभी के साथ न्याय होगा, अगर भेदभाव नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, न्याय नहीं होगा। तो आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है? आर्थिक न्याय का अर्थ है कि जो देश के आर्थिक संसाधन हैं, उन आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो। देश में जितने भी आर्थिक संसाधन हैं उनका न्यायपूर्ण वितरण किया जाए, जिससे कि संसाधन सबके पास हो, जैसे भूमि सुधार, जमीन सबके पास हो खेती करने योग्य। और राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि जो राजनीतिक पद हैं, ऑफिस हैं, राजनीतिक पद सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। इसका मतलब यह है कि राजनीति में सभी को समान अवसर हो, राजनीति में सभी को समान अवसर है।
राजनीति में सभी को समान अवसर। तो ये राजनीतिक न्याय हो गया। अब जो संविधान हमारा बनाया गया, संविधान में इन सारी बातों को ध्यान में रखा गया। जो मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें सामाजिक न्याय की बात की गई। जो आर्थिक न्याय है, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से, उसको डीपीएसपी कहते हैं शॉर्ट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे 2 दिन के बाद इन सारी बातों के विषय में। तो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, आर्थिक न्याय के विषय में नीति निर्देशक तत्वों में विस्तार से प्रावधान किए गए हैं। राजनीतिक न्याय में मूलाधिकार है, नीति निर्देशक तत्व हैं और अन्य प्रावधान भी हैं, जैसे सबको वोट देने का अधिकार है अगर 18 वर्ष की उम्र जिसकी पूरी हो जाती है, वयस्क मताधिकार आर्टिकल 325 है। तो इस तरीके के जो अधिकार हैं वे सब न्याय कहलाते हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि संविधान में लिखा तो गया है, हमें मिला कितना है ये? निश्चित रूप से संविधान के इन प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकारों ने कानून बनाए हैं, योजनाएं चलाई हैं, कार्यक्रम चलाए हैं, इसका लाभ लोगों को मिला भी है। लेकिन कमियां हैं, जैसे संविधान कहता है बाल श्रम खत्म होना चाहिए, आज भी बाल श्रम है। मानव दुर्व्यापार, मनुष्यों को खरीदना बेचना बंद होना चाहिए, आज भी बच्चे हर साल 2 लाख से ज़्यादा बच्चे गायब हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मानव तस्करी होती है। तो अवैध कारोबार आज भी जारी है। छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, संविधान कहता है। कानून भी बनाया गया, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955, लेकिन क्या पूरी तरीके से अंत हो पाया? काफ़ी कुछ तो हुआ है अंत, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाया, इत्यादि। तो काफ़ी गोल हमने अचीव किए हैं, अभी कुछ दूरी चलनी बाकी भी है। आर्थिक न्याय की बात करें तो संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण का प्रयास किया गया, गाँव में भूमि सुधार लागू किया गया, जिससे ग्रामीणों को खेती योग्य जमीन बांटी जा सके जिसके पास न हो, नंबर 1 बात। दूसरी बात, सभी लोगों को आजीविका के समान अवसर दिए जा सकें। हालांकि इस दिशा में बहुत अच्छे लक्ष्य नहीं मिले हैं, क्योंकि डेटा कहते हैं कि जो देश के 56% रिसोर्सेज हैं वो केवल 1% लोगों के हाथ में है। तो जाहिर सी बात है कि अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। ये खाई भरने की आवश्यकता है। पहली सरकार से लेकर और आज तक की सरकार, सभी सरकारें इस दिशा में बहुत कारगर नहीं हो पाई हैं। अगला है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है। जो बहुत गरीब हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं वे भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे हैं। तो राजनीतिक पद सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होने लगे। राजनीतिक न्याय है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। पूरी तरीके से क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जिनमें अगर आप मेंबर बनते हैं तो आपको पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष बनने का अवसर नहीं है। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष एक ही परिवार का व्यक्ति होगा। पॉलिटिकल पार्टी का उपाध्यक्ष, महामंत्री, ये सब बनने का अधिकार आपकी लोकप्रियता के आधार पर नहीं है, बल्कि एक परिवार की भक्ति के आधार पर है। अगर एक परिवार की भक्ति आप करते हैं और उसने आपको ये पद दान कर दिया तो आप उन पदों पर पहुंच जाएंगे, अन्यथा नहीं पहुंचेंगे। तो इस तरीके से, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी ही सरकार में आती है, वही सरकार बनाते हैं, वही सरकार चलाते हैं, तो इस प्रकार की जो बुराइयां हैं वो बुराइयां अभी भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जीवित हैं। इसलिए पूर्ण रूप से राजनीतिक न्याय की स्थापना अभी भी नहीं हो सकी है। तो कुछ हद तक हमने तीनों न्याय पाया है, लेकिन अभी काफी दूरी चलना हमें शेष है। इन दोनों को, ये जो 2 तरीके के न्याय हैं, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, इन दोनों को वितरित न्याय कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। इसके बाद जो अगला पद है वह है स्वतंत्रता, लिबर्टी। अब लिबर्टी का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता को 2 अर्थों में जाना जाता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमें दी गई है, वो हमने लिखा था। स्वतंत्रता कहते किसे हैं? स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के निर्बंधनों या प्रतिबंधों से मुक्ति। जैसे आप घर में रहते हैं तो हम आपसे कहें कि भाई देखो ये काम मत करना ऐसे, या ये काम ऐसे ही करना, हमें बता के करना, मेरे नियंत्रण में करना, तो हम आप पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे। अगर हम आप पर अपना नियंत्रण बनाए रखें तो क्या आप स्वतंत्र कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आप हमारे नियंत्रण के अधीन होंगे। तो स्वतंत्रता कहती है कि सभी प्रकार के निर्बंधनों से, सभी प्रकार के प्रतिबंधों से जब व्यक्ति मुक्त हो तो यही स्वतंत्रता है। लेकिन मुक्त क्यों हो? जरूरत क्या है मुक्त होने की? मुक्त होने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आप एक सेपरेट इंडिविजुअल हैं, आप एक अलग व्यक्तित्व हैं, तो आपको अपने व्यक्तित्व के हिसाब से विकास करने का पूरा अवसर मिल सके। व्यक्ति को सर्वांगीण विकास या व्यक्तित्व के विकास हेतु पर्याप्त अवसर मिल सके। व्यक्ति को सर्वांगीण विकास के लिए या व्यक्तित्व के विकास के लिए जब पर्याप्त अवसर मिले, इसी उद्देश्य के लिए सभी प्रकार के निर्बंधन हटा दिए जाएं, सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा दिए जाएं, तो ये लिबर्टी कहलाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मूल अधिकारों में, फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 19 से लेकर 22, आर्टिकल 25 से लेकर 28 सब पढ़ेंगे। ये स्वतंत्रता के प्रावधानों का व्यापक वर्णन करता है। तो ये स्वतंत्रता है। इसके बाद समता, इक्वालिटी है, बराबरी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी। तो समता का अर्थ क्या है? बराबरी का अर्थ क्या है? सबको बराबरी मिले, सबके साथ समान व्यवहार हो। सबके साथ समान व्यवहार कब होगा? जब भेदभाव का अंत होगा, किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों का अंत होगा, तभी सभी के साथ समान व्यवहार होगा। तो जब भेदभाव का अंत, विशेषाधिकारों का अंत, विशेषाधिकार का मतलब जैसे अंग्रेज थे तो कुछ लोगों को विशेष अधिकार देते थे, बाकी लोगों को वो अधिकार नहीं देते थे।
तो कुछ सड़कें ऐसी थी जिस पे केवल अंग्रेज चल सकते थे, भारतीय लोग नहीं चल सकते थे। जिन रेस्टोरेंट में अंग्रेज खाना खाते थे, भारतीय खाना नहीं खा सकते थे। जिस लाइब्रेरी में अंग्रेज पढ़ते थे, भारतीय नहीं जा सकते थे। ये सब विशेषाधिकार थे अंग्रेजों के। तो जब भेदभाव का अंत हो, विशेषाधिकारों का अंत हो, और सभी के साथ समान व्यवहार का पालन हो, सभी के साथ समान व्यवहार का पालन हो, तो इसी को बराबरी कहते हैं, समता कहते हैं। हम फंडामेंटल राइट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आर्टिकल 325 में, 326 में इत्यादि, ये सब ऐसे प्रावधान हैं। मूलाधिकारों में आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 और नीति निर्देशक तत्वों में बहुत सारे प्रावधान, तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये सब ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे यहाँ समता की स्थापना करते हैं, इक्वालिटी की स्थापना करते हैं। और जो अंतिम है वो है बंधुता, फ्रेटर्निटी, जो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित रखे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाए। बंधुता का अर्थ है भाईचारा, बंधुत्व का भाव हो, हम एक दूसरे को अपना भाई समझें, तो भाईचारे का भाव हो, उसी को बंधुता कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, नीति निर्देशक तत्वों में, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य इत्यादि, और जो एकल नागरिकता है कि हम सब केवल भारत के नागरिक हैं, दोहरी नागरिकता नहीं है हमारी, किसी राज्य के नागरिक नहीं हो सकते, निवासी हो सकते हैं। ये सब ऐसे प्रावधान हैं संविधान में जो बंधुता की भावना को मजबूत बनाते हैं, बंधुता की भावना को सुनिश्चित करते हैं, फ्रेटर्निटी को सुनिश्चित करते हैं। तो ये लक्ष्य हैं जो हमारी उद्देशिका में शामिल किए गए हैं। तो उद्देशिका में जो राज्य व्यवस्था का स्वरूप है, हमने राज्य व्यवस्था के स्वरूप के विषय में पढ़ा, राज्य व्यवस्था के जो लक्ष्य हैं, हमने उन लक्ष्यों के विषय में पढ़ा। अब उद्देशिका के विषय में दो एक छोटे छोटे से डिस्कशन है, उन डिस्कशन को कर लेते हैं, फिर उद्देशिका का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे उद्देशिका का। पहली बात यह है कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है, भाग है? तो इस बारे में अलग अलग दृष्टिकोण रहा है, अलग अलग दृष्टिकोण रहा है। जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग है। संविधान सभा ने यह माना कि उद्देशिका संविधान का अंग है, उद्देशिका को संविधान के अंग के रूप में ही स्वीकार किया गया। लेकिन 1960 में एक बेरूबारी का मुकदमा आया, बेरूबारी प्रकरण 1960। इसमें न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। और आगे चल करके, अभी समझाता हूं, इसको लिख देता हूं, फिर मैं बैठ के समझाऊंगा। केशवानंद भारती का केस आया, इसको विस्तार से आगे चर्चा करेंगे हम लोग। बनाम केरल राज्य का मामला है। 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट आया, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को रद्द कर दिया और न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण बदले हैं। अब इसको समझाते हैं कि इसका अर्थ क्या है जो हमने लिखा है। जब संविधान सभा ने उद्देशिका पर चर्चा की तो ये मान करके कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है, उद्देशिका संविधान का एक अंग है, जैसे संविधान के अन्य प्रावधान है वैसे उद्देशिका भी है। लेकिन बेरूबारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि उद्देशिका संविधान का अंग है। बेरूबारी था क्या? बेरूबारी जो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल का बंटवारा हुआ, जिसमें अब पहले पूर्वी पाकिस्तान बना और अब बांग्लादेश बन गया। तो जब हमने देश का बंटवारा किया तो बेहद घटिया तरीके से किया। सिख धर्म के अनुयायी भारत में है, क्योंकि पाकिस्तान में तो मार दिए जाते हैं। सिख धर्म के अनुयायी भारत में है, लेकिन सिख धर्म का पवित्र स्थल करतारपुर साहिब पाकिस्तान में है, 3 किलोमीटर दूर केवल सीमा से। और उस 3 किलोमीटर के बीच कोई बस्ती नहीं है, एक आदमी नहीं रहता, एक मकान नहीं। यानी अगर सरकार चाहती तो करतारपुर साहिब ले सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास रहने का कोई औचित्य नहीं। उनके धर्म से मेल नहीं खाता और वो कट्टरपंथी हैं, इस्लाम धर्म के अलावा किसी को मानते नहीं, किसी को सुनते नहीं। लेकिन ये हमारे बंटवारे की अदूरदर्शिता थी, अदूरदर्शिता थी कि सिख धर्म के अनुयायी भारत के साथ हैं और करतारपुर साहिब जैसे पवित्र स्थल को पाकिस्तान की गोद में दे दिया गया। ये बंटवारे की अदूरदर्शिता थी। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र रहे बंटवारे के बाद, जहां लोगों से पूछा नहीं गया, लोगों की राय नहीं ली गई, मनमाने तरीके से बांट दिया गया, थाने के आधार पर बांट दिया गया। ये थाना भारत, ये थाना पाकिस्तान, उस थाने में जितने गांव आ रहे हैं सब पाकिस्तान चले गए, उस थाने में जितने गांव आ रहे हैं भारत चले गए। लो भाई, ये कौन सा बंटवारा करने का तरीका है? लेकिन अब ठीक है, उस समय के जो हमारे कर्णधार थे, नेता थे, उन्होंने यही तरीका अपनाया, जो बेहद घटिया और बेहद बेकार का तरीका था। उसका परिणाम ये हुआ कि जो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए वो भारत आना चाहते थे, जो भारत में रह गए वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। बेरूबारी एक ऐसा हिस्सा था जो भारत में रह गया था, और यहाँ के लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे क्योंकि उनके सारे नाते रिश्तेदार, गांव के लोग सब पाकिस्तान चले गए, वो लोग यहाँ रह गए। तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि नहीं रहना भारत में, हमें जाना है हमें। तो फिर बेरूबारी को लेकर के, बेरूबारी हिस्से को लेकर के, इलाके को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। भारत ने कहा कि हम बेरूबारी देना चाहते हैं, पाकिस्तान ने कहा बिल्कुल लेना चाहते हैं। बात बहुत आसान थी, लेकिन इतनी आसान भी नहीं थी, क्योंकि प्रश्न ये था, प्रक्रिया का प्रश्न था कि बेरूबारी को भारत सौंपे कैसे। इसका अर्थ यह है कि क्या सरकार आदेश पारित करके बेरूबारी को पाकिस्तान को सौंप सकती है, नंबर 1, अथवा क्या संसद को कानून बनाना पड़ेगा और संसद कानून बना करके बेरूबारी को पाकिस्तान को सौंपे, क्योंकि बेरूबारी भारत का हिस्सा था बंटवारे में, अथवा क्या संसद संविधान संशोधन करे और संविधान संशोधन करके भारत के हिस्से बेरूबारी को पाकिस्तान सौंपे। तो प्रक्रिया का सवाल था कि सौंपा कैसे जाए। यही प्रक्रिया का सवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कैसे पहुंचा? हम लोगों ने पढ़ा है आर्टिकल 143, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है।
इसीलिए देखो यहाँ कोई बनाम नहीं है, बेरोबारी केस कहते हैं, बेरोबारी मामला कहते हैं कि राष्ट्रपति ने बेरोबारी का मामला सुप्रीम कोर्ट को सौंपा और कहा कि भाई प्रक्रिया का प्रश्न है, बताओ कि कैसे सौंपा जाए, क्योंकि संविधान तो नहीं बताता कि भारत का कोई हिस्सा दूसरे देश को कैसे सौंपा जाएगा, तो आप ही बताओ कैसे सौंपा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करके जवाब दिया कि इसके लिए संसद को कानून बनाना पड़ेगा, संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, आदेश से नहीं दिया जा सकता और संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। संसद को कानून बनाना होगा, कानून बना करके संसद को संविधान संशोधन करना होगा और संविधान संशोधन करके हिस्सा दिया जा सकता है, कानून बना करके नहीं दिया जा सकता। कानून बना करके हिस्सा लिया जा सकता है, अगर दूसरे देश से कोई हिस्सा भारत को लेना है तो वो कानून बना करके लिया जा सकता है, लेकिन भारत से कोई हिस्सा दूसरे देश को बिना संविधान संशोधन के नहीं दिया जा सकता, तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसी बहस के दौरान जब उद्देशिका का सहारा लिया गया इस निर्णय की व्याख्या में, तो उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका का सहारा लेने से मना कर दिया। न्यायालय ने कहा कि हम उद्देशिका का सहारा लेकर निर्णय नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। न्यायालय की अपनी राय थी। न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के विचारों को जानने की कुंजी है, लेकिन उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तब से यह जाना जाने लगा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, यानी संविधान की व्याख्या करने में कोई योगदान नहीं देगी। लेकिन जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया, इस केस को आगे डिस्कस करेंगे विस्तार से, इसलिए यहाँ केस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ा लीडिंग जजमेंट रहा। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेरोबारी के जजमेंट को रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान की व्याख्या का आधार, जहां संविधान के प्रावधान अस्पष्ट हैं वहां संविधान की व्याख्या वही सही होगी जो उद्देशिका के प्रकाश में की जाएगी। इसलिए उद्देशिका संविधान का दर्शन है, संविधान की आत्मा है और संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो न्यायालय ने जजमेंट बदल दिया और अब यही केशवानंद भारती का जजमेंट ही लागू है। तो लिखो केशवानंद भारती वाले में लिखो आगे, हमने तो केवल अंग है लिख दिया, बोल के लिखा रहे हैं, लिखो लिखो। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान के प्रावधान अस्पष्ट हैं, जहां संविधान के प्रावधान अस्पष्ट हैं या उनकी एक से अधिक व्याख्या हो सकती है, वहां संविधान की सही व्याख्या वही होगी, वहां संविधान की वही व्याख्या सही होगी जो उद्देशिका के प्रकाश में की जाएगी, इस प्रकार उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। यह संविधान का दर्शन है और संविधान की आत्मा है, अब जो अगला प्रश्न है इस बारे में वो ये है कि क्या उद्देशिका में संशोधन हो सकता है? तो केशवानंद भारती के मामले में ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हो सकता है, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट कर सके, ऐसा संशोधन नहीं होगा। अब तक एक बार उद्देशिका में संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए हैं, हम लोगों ने पढ़ा। लिखो उद्देशिका में संशोधन, लिखो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, किंतु ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करता हो, बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करता हो। पैरा चेंज करके लिखो, अब तक उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया है, एक बार, वन टाइम। अब तक उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए हैं, एक क्रम से लिखो। उद्देशिका में जो लिखे शब्द हैं उन्हें क्रम से याद रखना, क्रम पर भी क्वेश्चन आते हैं। समाजवादी पहला, दूसरा पंथनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। अब नोट लिख लो, नोट में 1-2 पॉइंट लिख लो जो एग्जाम में काम आते हैं। हमने बताया था जब समाजवाद पढ़ाया था तब, पहला पॉइंट लिखो, उद्देशिका न्याय योग्य नहीं होती। समझा चुके थे, लिखाया नहीं था, यहाँ नोट में लिखा दे रहे हैं। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं होती, अर्थात उद्देशिका में वर्णित शब्दों के आधार पर न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं हो सकता, न्यायालय में वाद या मुकदमा दायर नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट लिखो, ये समझा चुके हैं जब समाजवाद पढ़ रहे थे। दूसरा पॉइंट लिखो, उद्देशिका न तो विधायी शक्ति का स्रोत है, नहीं ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में लिखो। दूसरा पॉइंट लिखो, उद्देशिका विधायी शक्ति का स्रोत नहीं है, ऐसे लिखो। एक साथ लिखाएंगे तो स्टेटमेंट थोड़ा जटिल हो जाएगा, सरल करके लिखा देते हैं। उद्देशिका विधायी शक्ति का स्रोत नहीं है, दूसरा। तीसरा लिखो, उद्देशिका विधायी शक्तियों पर निर्बंधन का आधार नहीं है, अब इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब यह है कि हम संसद को कानून बनाने के लिए इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि उद्देशिका ऐसा कहती है इसलिए तुम कानून बनाओ, तो उद्देशिका विधायी शक्ति का स्रोत नहीं, नंबर 1 बात। दूसरी बात, हम संसद को कानून बनाने से रोक नहीं सकते कि वह उद्देशिका के विरुद्ध कानून बना रही है,
कि वह उद्देशिका के विरुद्ध कानून बना रही है। हम रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उद्देशिका संसद की कानून बनाने की शक्ति पर रोक का आधार नहीं, निर्बंधन का आधार नहीं। क्यों? क्योंकि उद्देशिका एक फिलॉसफी है, दर्शन है। तो ये विशेषताएं हैं नोट के रूप में। अब लिखो महत्व, उद्देशिका का महत्व। 2-4 पंक्तियां लिख लो, बाकी फिर आप पहला पॉइंट लिखो। उद्देशिका संविधान का दर्शन है और संविधान की आत्मा है। उद्देशिका संविधान का दर्शन है और संविधान की आत्मा है। यह संविधान का सार है, यह संविधान का सार है जो राजव्यवस्था, जो संविधान के स्वरूप और उद्देश्यों को प्रकट करता है। स्वरूप और उद्देश्य विस्तार से पढ़ चुके हैं। जो संविधान के स्वरूप और उद्देश्यों को प्रकट करता है। ननीय पालकीवाला के अनुसार, ननीय पालकीवाला के अनुसार उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र है। इसी में लिखो उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र है। दूसरा पॉइंट लिखो, बेरूबारी मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, बेरूबारी मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के विचारों को जानने की कुंजी है। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के विचारों को जानने की कुंजी है। हृदयनाथ नहीं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर संविधान सभा के सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का मानना था कि, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का मानना था कि उद्देशिका उन आदर्शों को अभिव्यक्त करती है, उद्देशिका उन आदर्शों को अभिव्यक्त करती है, प्रकट करती है, जिन्हें वर्षों पहले हमने स्वप्न के रूप में संजोया था, जिन्हें वर्षों पहले हमने स्वप्न के रूप में संजोया था। और अंतिम पॉइंट लिखो, केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान को समझने का आधार है। उद्देशिका संविधान को समझने का आधार है। जहां संविधान के प्रावधान अस्पष्ट हैं, जहां संविधान के प्रावधान अस्पष्ट हैं, वहां संविधान की सही व्याख्या वही होगी, वहां संविधान की सही व्याख्या वही होगी जो उद्देशिका के प्रकाश में की जाएगी, जो उद्देशिका के प्रकाश में की जाएगी। तो इस तरीके से ये उद्देशिका का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। समझिएगा, पढ़िएगा। और फीवर के कारण मैं बहुत मेरी एनर्जी थोड़ी लो रही होगी क्लास में, तो इसलिए जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको समझ लेंगे। समय निकाल करके हमने इसको आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया है टुकड़ों में, और आप इसे लिख लीजिए नोट्स और पढ़िए, रिवाइज कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में स्वास्थ्य अगर ठीक रहा तो हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, उद्देशिका के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं, क्वेश्चन आंसर करेंगे। और तब फिर नया टॉपिक इसके बाद शुरू करेंगे, संघ राज्य संबंध, सॉरी संघ और इसके राज्य, संघ राज्य संबंध पहले पढ़ चुके हैं, संघ और इसके राज्य, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी भाग 1। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे, यहीं समाप्त करेंगे। शेष हम लोग फिर आगे जारी रखेंगे। क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर लो, हम लोग आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन आपके नहीं ले रहे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।